पिछले क्लास में जब हम ये सारे टॉपिक देख रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पर असामान्य अणु द्रव्यमान इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था। इस टॉपिक को हमने पढ़ना शुरू किया था। तो असामान्य अणु द्रव्यमान क्या होता है एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं। अब मैं आपको याद दिलाता हूं एक बार फिर से कि हमने पिछले क्लास में कहानी को कहां पर रोका था। आपको याद होगा बेटा कि जब मैंने ग्लूकोज लिया था तो ग्लूकोज का अणु भार होता है 180 ग्राम और वहीं पर एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका अणु भार होता है 60 ग्राम। पर परेशानी क्या हुई थी? परेशानी ये हुई थी कि बेटा ये एक साधारण कंपाउंड है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पर एसिटिक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट था। और आज याद है क्या हुआ था? जब हम कोई भी अणु संख्या गुण की गणना करते हैं बेटा, कोई भी अणु संख्या गुण, ध्यान देना मैंने कहा कोई भी अणु संख्या गुण, तो जितने भी अणु संख्या गुण होते हैं उनमें आपको पता है एक चीज समान है। क्या? यहां देखना, डेल टीबी केबी एम ऐसे लिखते हैं ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, डेल टीबी केबी एम मतलब मोलालिटी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया डेल टीबी। ठीक इसी प्रकार जब हम लोगों ने डेल टीएफ निकाला था, इसका क्या सूत्र है बेटा? KFM, यानी कि M मतलब क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग क्या लिखते थे बेटा? CRT, या इसी को और क्या लिखते थे? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान RT/V। और एक और था, इसके अलावा एक और था वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, पर अभी के लिए मैंने 3 को लिख दिया। अब आप सोचो ये सारे जो अणु संख्या गुण होते हैं इनमें एक चीज समान है, इसमें M भी लिखा हुआ बेटा, ये देखो, यानी कि विलेय का अणु भार। तो तुम सोचो जब आपके सामने कोई प्रश्न आएगा तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि आपके पास कौन सा विलेय है, फिर क्या करोगे? उस विलेय का द्रव्यमान निकालोगे, अणु द्रव्यमान निकालोगे और उसके बाद यहां पर उसको रख दोगे और आप हल करने की कोशिश करोगे। तो परेशानी क्या है कि अगर पिछले क्लास में, अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूं, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये इस पूरे चैप्टर में अब तक जो पढ़ाया गया है उसका सबसे कठिन हिस्सा है। और एकदम मैं आपको हिदायत दे दूं कि आप में से कोई भी अगर पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है तो आज मत करो, आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो आज के क्लास को अटेंड करने से अच्छा है आप पिछला क्लास का वीडियो देख लो, उसके बाद आज का क्लास अटेंड करो। तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, अगर आपने गलती से भी पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है तो आज के क्लास में समझने में आपको बहुत परेशानी होगी, फिर आप जज करोगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, मैं ये सब जो बताऊंगा पिछले क्लास में जो बताया गया है उसके आधार पे बताऊंगा। तो अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है तो प्लीज पहले वीडियो देख लो, फिर आज क्लास का अटेंड कीजिए, या फिर आप वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप ये बताइए इन सभी अणु संख्या गुण में MB कॉमन है। अब तुम बताओ, अगर मैं ग्लूकोज ले लूं C6H12O6 और बेटा एसिटिक अम्ल ले लूं CH3COOH, अब तुम बताओ ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है बेटा? 180 ग्राम। और एसिटिक अम्ल का अणु भार कितना होता है बेटा? 60 ग्राम। अब मैं तुमसे कहूंगा ग्लूकोज का क्वथनांक में उन्नयन निकालो, तो आप क्या करोगे? MB के मान क्या लोगे? 60 लोगे, सॉरी 180 लोगे। मैं कहूंगा हिमांक में अवनमन निकालो तो ग्लूकोज का MB क्या लोगे? 180 लोगे। और जब परासरण दाब निकालो बोलूंगा तब भी आप ग्लूकोज का 180 लोगे। लेकिन जब मैं कहूंगा कि क्वथनांक में उन्नयन एसिटिक अम्ल का निकालो, और एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान होता है बेटा, अणु भार होता है 60 ग्राम। अगर आप यहां 60 ग्राम रखोगे आपका आंसर गलत आएगा। अगर यहां पर 60 ग्राम रखोगे आपका आंसर गलत आएगा। अगर आप यहां पर 60 ग्राम रखोगे आपका आंसर गलत आएगा। और आप समझ नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं पाएंगे। तो बेटा पिछले क्लास में क्योंकि मैं बता चुका हूं
पिछले क्लास में, क्योंकि मैं बता चुका हूं, इसलिए अभी मैं आपको याद दिलाता हूं कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। तो बेटा गौर से सुनिएगा। पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि ये जो है ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि वैद्युत अपघट्य है। और दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये होता है कि बेटा जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जब इन्हें हम किसी विलय में डालते हैं तो बेटा वो जैसे होते हैं विलायक में, जब हम इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट को किसी विलायक में डालते हैं तो वो विलायक में जाने के बाद जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही रहेंगे, जिसके कारण इनके अणु भार में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने गलती से किसी वैद्युत अपघट्य को विलायक में डाला तो बेटा अब यहां परेशानी क्या होगी सुनना। हालांकि मैं पिछले क्लास में ये बता चुका हूं। तो बेटा जब किसी वैद्युत अपघट्य को पानी में डालते हैं तो वैद्युत अपघट्य जो होते हैं ना, इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये किसी विलायक में जाते हैं तो या तो वो टूट जाते हैं, दो हिस्सों में उनका वियोजन हो जाता है या फिर वो जुड़ जाते हैं, उनका संयोजन हो जाता है। और बेटा स्वाभाविक सी बात है, जब कोई यौगिक किसी विलायक में जाके टूट जाए या जुड़ जाए तो उसका अणु भार बदल जाएगा। तो इसका यह मतलब निकला कि ग्लूकोज के केस में आपने बिना कुछ सोचे समझे 180 यहां और यहां पुटअप किया और आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर एसिटिक अम्ल का अणु भार 60 यहां पुटअप करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल जब तक किसी विलायक में नहीं गया होता तब तक उसका वजन 60 ग्राम प्रति मोल होता है। लेकिन जब वो किसी विलायक में जाएगा तो बेटा टूट जाएगा, और टूट गया तो अणु भार बदल जाएगा, जुड़ गया तो भी अणु भार बदल जाएगा। तो अब अणु भार बदल के कितना हो गया, अगर आपको यह पता चल जाए तो आप उसके मान को यहां रखोगे और सारे अणु संख्या गुण की गणना आप कर सकते हैं। तो बेटा आज के क्लास में हम यही सीखेंगे कि अगर किसी विलेय का अणु भार बदल जाए तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये सब ऐसे कंपाउंड हैं जो विलायक में जाते ही अपने अणु भार को बदल देते हैं। और जब कोई यौगिक किसी विलायक में जाते ही अपने अणु भार को बदल दे तो हम कहते हैं वो क्या शो कर रहा है बेटा, असामान्य अणु भार। और मैं आपको बता चुका हूं कि असामान्य अणु भार दो कारणों से हमको दिखाई देता है। पहला, या तो आपका जो विलेय है वो किसी विलायक में जाते ही जुड़ गया हो, उसका संयोजन हो गया हो, या फिर कोई विलेय विलायक में जाते ही टूट गया हो, यानी उसका वियोजन हो गया हो। तो अणु भार में बदलाव दो कारणों से होता है, या तो कंपाउंड टूट रहा है यानी कि डिसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है, एसोसिएट हो रहा है, या तो आपका विलेय टूट रहा है यानी कि डिसोसिएट हो रहा है। और स्वाभाविक सी बात है अगर कोई यौगिक विलायक में जाते ही विलायक में जाते ही अगर जुड़ गया तो बेटा उसका जो MB का मान है वो बढ़ जाएगा, मतलब MB का मान बढ़ जाएगा। और अगर वो टूट गया तो विखंडन हो गया, वो टूट गया, बिखर गया, तो ऐसे केस में MB का मान जो है वो घट जाएगा। तो आज के क्लास में हमको यह समझना है कि अगर कोई वैद्युत अपघट्य, ये क्या है भूलेंगे नहीं बेटा, ये वैद्युत अपघट्य है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है। ये सारी परेशानी कब आती है, जब हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये सारी परेशानी कब आती है, जब हम क्या लेते हैं बेटा, वैद्युत अपघट्य लेते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो समझ लो कि उसका अणु भार में बदलाव आने वाला है। तो अगर अणु भार में बदलाव आया तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, आज हम यही सीखेंगे। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं बेटा। ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या पूछ रहे बेटा, ये क्यों वियोजन होता है,
या क्यों संयोजन होता है, बताऊंगा आपको अभी ये क्यों टूटते हैं। हाँ बेटा, ये पिछले क्लास से संबंधित है, आपको पिछला क्लास अटेंड करना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। कि अब मुझे अणु संख्या गुण की गणना करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर ग्लूकोज था तब कोई परेशानी नहीं थी, पर वैद्युत अपघट्य अगर आ गया तो मैं अब क्या करूंगा। तो अब चलो बेटा, इन सब का मैं इलाज बताता हूं। इन सब का अब इलाज क्या है, अभी भी हम कंफ्यूज हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अणु भार कितना लेना है। तो उससे पहले मैं ये जो वियोजन होता है और जो संयोजन होता है इसके बारे में और कुछ बताना चाहता हूं, जरा गौर सुनना। मान लो कि तुमने NaCl ले लिया। बेटा NaCl का एक मिनट, आपने शुरू में ग्लूकोज ले लिया, फिर मैं लूंगा NaCl और फिर मैं लूंगा एसिटिक अम्ल। हाँ, अब एकदम गौर से सुनना। ये बताओ, ग्लूकोज को जब तुम किसी विलायक में डालते हो तो ग्लूकोज बेटा जैसा है वैसे ही रहेगा। ये देखो, ग्लूकोज ना तो टूटा ना तो जुड़ा, यानी कि ये ना ही टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज के अणु भार में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि यहां इसका जो Mb का मान है वो स्थिर रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो क्या समझे, ग्लूकोज का Mb का मान कितना होता है बेटा, 180 ग्राम। तो यहां भी उसका आणविक द्रव्यमान 180 ग्राम ही है। तो क्या समझे, अगर कोई बोलेगा कि ग्लूकोज को लेके प्रश्न बनाओ, तो बेटा ग्लूकोज में आपको पता है ग्लूकोज का द्रव्यमान नहीं बदला, तो यहां 180 लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर NaCl में क्या होने वाला है, NaCl को जब पानी में डालते हैं तो बेटा ये टूट जाता है। इसको जब आप वाटर में जल में डालोगे तो ये टूट जाता है। ये देखो, ये टूट गया। अब परेशानी क्या है, NaCl का अणु भार होता है 58.5 ग्राम। NaCl का अणु भार होता है 58.5 ग्राम। अब बेटा ये टूट गया मतलब ये दो अलग अलग कण बन गए। इसका वजन हो गया 23 ग्राम और इसका हो गया बेटा 35.5 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या है कि यहां पर कौन सा मान रखोगे, अगर आप अब देख सकते हैं कि अब विलियन में दो तरह के कण आ चुके हैं, दो तरह के विले आ चुके हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अब यहां पर कौन सा वैल्यू रखेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं 23 ग्राम यहां पर लूंगा तो बेटा क्लोरीन का छूट जाएगा, और अगर क्लोरीन का यहां पर लूंगा तो सोडियम छूट जाएगा। और गलती से भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों के इस मान को जोड़ दूं और यहां पर 58.5 पुटअप कर दूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि विलियन का एक नियम है, अणु संख्या गुण की गणना करने का एक नियम है कि यहां पर आप किसी एक ही प्रकार के अणु का भार रख सकते हो। पर बेटा अब ये दो अलग अलग अणु बन चुके हैं, ये दो अलग अलग विले बन चुके हैं, अब दो अलग अलग टाइप के विले के द्रव्यमान का योग करके यहां नहीं पुटअप किया जाता। ध्यान देना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों का योग कर दूंगा और उसके बाद यहां पुटअप करूंगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि नियम कहता है किसी भी विलियन का जब आप अणु संख्या गुण की गणना करते हो तो Mb के स्थान पर किसी एक प्रकार के ही अणु के द्रव्यमान को रख सकते हो। पर अब आपके पास दो अलग अलग टाइप के विले हो गए, तो अब दोनों का योग नहीं कर सकते आप। तो अब प्रश्न है कि NaCl के केस में मैं यहां क्या मान रखूंगा, बताता हूं। पहले तीसरे केस में आते हैं। जानते हो ये जो एसिटिक अम्ल है बेटा, एसिटिक अम्ल को जब बेंजीन में डालते हैं, तो जानते हो क्या होता है, दो बेंजीन के अणु
जुड़ के, क्षमा चाहूंगा, दो एसिटिक एसिड अम्ल के अणु जुड़ के एक हो जाते हैं। दो एसिटिक अम्ल के अणु जुड़ के एक हो गए। एक हो गया मतलब मैं समझाता हूं मैंने कैसे किया। दरअसल ये जो एसिटिक अम्ल है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो CH3COOH, आपको पता ही होगा बेटा, हम एसिटिक अम्ल को ऐसे लिखते हैं। ये एक एसिटिक अम्ल है। दूसरा भी ले लेता हूं, CH3COOH, ये देखो बेटा, ये दूसरा एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल का अणु भार कितना होता है पता है? ये होता है बेटा 60 ग्राम। कितना होता है जी? 60 ग्राम। लेकिन अब देखना क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डालते हैं, तो ये जो एसिटिक अम्ल होते हैं, इनके जो अणु हैं वो कुछ इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ये देखो बेटा, दो एसिटिक अम्ल के अणु हाइड्रोजन बंध के माध्यम से आपस में जुड़ जाते हैं। और पहले ये दो अलग अलग अणु थे, अब दोनों जुड़ के एक हो गए, यानी कि यहां पर एक तरह का अणु बना। तो मैं क्या बोला था याद है? यहां पर आप किसी एक प्रकार के अणु का द्रव्यमान रख सकते हो। और बेटा ये दोनों मिलके अब एक हो गए, एक मॉलिक्यूल बन गया। और इसका द्रव्यमान कितना होगा? स्वाभाविक सी बात है, दो अणु जुड़ के एक हो गए, तो अब यहां Mb का मान होगा बेटा 120 ग्राम। तो क्या समझ में आया? अगर एसिटिक अम्ल का प्रश्न एग्जाम में आया, तो अगर आप यहां 60 लिखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। लेकिन 120 लिखोगे, 120 लिखोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अगर आप यहां पर 120 लिखोगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो क्या समझे, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हम थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि यहां पर आखिर रखना क्या है। एक बार एसिटिक अम्ल के केस में हम समझ गए कि ये जुड़ रहा है, जुड़ के एक हो गया, तो दोनों का द्रव्यमान को मैं जोड़ दूंगा और जोड़ के यहां पर पुट अप कर दूंगा। ये तो समझ में आ गया। पर NaCl के केस में क्या करूं? ये तो दो अलग अलग कण बन गए, और कभी भी दो अलग अलग कण के द्रव्यमान का योग करके यहां पर नहीं रखा जाता। तो परेशानियां बढ़ती जा रही है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहां पर रखेंगे क्या। मैं बताऊंगा, इसका बहुत सरल तरीका है, चिंता ना करें, बहुत सरल उपाय है, मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि चल क्या रहा है। तो अभी बस इतना याद रखना है कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो उसका द्रव्यमान जितना होता है उतना ही यहां पर आपको पुट अप करना है। परेशानी तब होगी जब आपके प्रश्न में क्या आ जाए बेटा? इलेक्ट्रोलाइट आ जाए। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो विलायक में जाते हैं, या तो टूट जाते हैं या तो जुड़ जाते हैं। अब इनके केस में समाधान क्या है बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका जो इलाज है बताऊंगा बेटा। तो अगर कोई कंपाउंड टूटा या जुड़ा तो समझ जाना कि वहां पर अणु भार क्या लेना है। इसके लिए परेशानी आपको आएगी ही आएगी। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप इसके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो चलो अब इन सभी परेशानियों का हल निकालते हैं बेटा। अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर यहां पर क्या रखूंगा और ये परेशानी क्यों शुरू हुई। जब भी आपके प्रश्न में कोई वैद्युत अपघट्य आएगा तो तय है बेटा कि वो विलायक में जाते ही अपने अंदर बदलाव लाएगा। और बदलाव कितना लाएगा यह भी गणना करना मुश्किल है। तो फिर अणु संख्या गुण कैसे गणना करूंगा? तो अब मैं आपको इन सब का एक सिंपल उपाय बताता हूं कि आखिर यहां पर करना क्या है। आपको याद होगा पिछले क्लास में ही मैं बता चुका हूं कि यह टॉपिक सबसे कठिन है। कठिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके प्रश्न थोड़े घूमे हुए आते हैं, थोड़े बुद्धि लगाने होंगे। अब सुनो बेटा, इन सब का उपाय क्या है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वेंटॉफ। आप देख सकते हैं आपके समस्या का समाधान लेकर के आ रहे हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेटा वेंटॉफ, और इन्होंने दिया एक वेंटॉफ गुणांक यानी कि वेंटॉफ फैक्टर। उन्होंने दिया
वैन हॉफ फैक्टर, जिसको स्मॉल आई से दर्शाते हैं, स्मॉल आई से दर्शाते हैं। तो आखिर किसी यौगिक में अगर अणु भार असामान्य होने के चांसेस आ जाए तो आपको उस समस्या से उबारने वाले साइंटिस्ट का नाम है बेटा वैन हॉफ। इन्होंने एक वैन हॉफ गुणांक दिया, एक वैन हॉफ फैक्टर दिया। इसके मदद से अब सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने वाला है। और कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं कैसे निकलेगा, सुनना बेटा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वैन हॉफ। उन्होंने एक वैन हॉफ कारक दिया, वैन हॉफ कारक यानी कि वैन हॉफ फैक्टर, जिसको स्मॉल आई से दर्शाते हैं। तो हमारे पास परेशानी क्या थी, जब ग्लूकोज था तो हमें क्लियर पता था कि एमबी हमें कितना लेना है, हमने आंख मूंद के कह दिया कि एमबी का मान हम यहां पर लेंगे बेटा 180 ग्राम, बिल्कुल नो परेशानी। लेकिन जब हमारे सामने NaCl आया तो अब हम सोच रहे हैं कि NaCl का Mb का मान कितना लेंगे। हम कंफ्यूज हैं और हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर एसिटिक अम्ल आ गया तो Mb का मान कितना होगा। हम कंफ्यूज हैं। तो इन सभी समस्याओं से अब समाधान देने आ चुके हैं वैन हॉफ। एक साइंटिस्ट है वैन हॉफ, इन्होंने कहा आप चिंता मत करो। गौर सुनो बेटा, वैन हॉफ ने कहा आप चिंता मत करो, आप इस बात की चिंता मत करो कि यहां पर मुझे क्या रखना है। वैन हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि यहां पर वही मान रखो जो आपको इनका पहले से पता है। गौर से सुनना, वैन हॉफ ने कहा आप यहां पर वही मान रखो जो आपको इनका पहले से पता है। बस एक काम करना, आप ना इन सभी अणु संख्या गुण के साथ आई का गुणा कर देना, आई मल्टीपल कर देना। ये लो, वैन हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला, अब आप चिंता मत करो, यहां वही रखो जो आपको आता है। बेटा NaCl का अणु भार कितना होता है 58.5 ग्राम, एसिटिक एसिड का 60 ग्राम। तो अब आपको वैन हॉफ कह रहे हैं कि अब चिंता मत करो, यहां पर वही रखो जो आपको पहले से पता है। मतलब इसके केस में 180, इसके केस में 58.5 और इसके केस में 60। तो अब आप चिंता मत करो कि यहां पर कौन सा वैल्यू पुटअप करना है। बस आप क्या करो, इन सब के साथ आई मल्टीप्लाई कर दो। आई मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद आप यहां पर वही मान रखो जो आपको पहले से पता है। अब आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो अब हम सारे समस्याओं से निकल चुके हैं। अब हमको इस बात की चिंता नहीं है कि Mb के स्थान पर क्या पुटअप करना है। तो अब से मैं Mb के स्थान पर वही वैल्यू पुटअप करूंगा जो मैं इनका निकालने जानता हूं। बस एक्स्ट्रा क्या करना है, आई मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा वैन हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि सिर्फ आपको एक काम करना है, जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आ जाए तो प्रश्न को देखते ही पहले आपको यह पता करना है कि आई मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। बस आपको यह पता करना है कि आई मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये तो पता कर लोगे ना, कि आई मल्टीप्लाई करना कि नहीं करना है। कैसे, ग्लूकोज, यूरिया, नेप्थलीन, प्रोटीन, कैम्फर, इनमें आई मल्टीप्लाई नहीं होगा। और अगर कोई अम्ल आ गया या कोई क्षार आ गया या कोई लवण यानी कि सॉल्ट आ गया तो आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, तो बेटा ग्लूकोज, यूरिया, नेप्थलीन, कैम्फर, प्रोटीन, ये लोग कभी टूटते नहीं, पर अम्ल विलायक में जाते ही टूट जाता है, क्षार विलायक में जाते ही टूट जाता है, सॉल्ट विलायक में जाते ही टूट जाता है। तो आप बस इतना याद रखना कि जब भी किसी प्रश्न में एसिड, बेस या सॉल्ट आ जाए तो आई मल्टीप्लाई करना है, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया केस में आई मल्टीप्लाई नहीं कर। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो एक बार फिर से सिंपल भाषा में समझा दूं बेटा, डेल टीबी केबीएम, डेल टीएफ केएफएम और पाई इक्वल टू CRT। अब आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस इनके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आई मल्टीप्लाई करते ही अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अब मुझे Mb का मान क्या लेना है। अब आप Mb का वही मान लेना जो आपको पहले से पता है। जैसे कि NaCl में चिंता मत करो, NaCl आएगा तो 58.5 ग्राम ही लेना, और अगर एसिटिक एसिड आया तो इसके एसोसिएशन से, संगठन से वो 60 ग्राम ही इसको लेना है। बस क्या करना, आई मल्टीप्लाई करना है। अब प्रश्न है आई कहां से लाऊं।
आई का मान कहां से लाऊं, आई कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। तो बेटा वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये आपके सामने है, ये लीजिए। आई की गणना करने का दो तरीका है, एक सामान्य अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कुछ देर पहले आपको याद है जो एसिटिक अम्ल था, एसिटिक अम्ल का सामान्य अणुभार कितना था 60, एसिटिक अम्ल का सामान्य अणुभार कितना था 60, पर जब उनमें संयोजन हुआ तो उसका अणुभार कितना हो गया 120। तो बेटा 60 बटे 120, 60 बटे 120, इसका आई का मान ऐसे निकलता है, इसका आई का मान ऐसे निकलता है। अगर मैं उदाहरण के लिए अगर मैं एसिटिक अम्ल का लेता हूं CH3COOH, तो आपको याद होगा बेटा एसिटिक अम्ल बेंजीन में जाते ही जुड़ गए थे, दो अणु जुड़ के एक हो गए थे, दो अणु जुड़ के एक होते, तो इसका द्रव्यमान था 60 ग्राम, तो कितना बेटा 120 ग्राम। तो एसिटिक अम्ल का सामान्य अणुभार कितना है, एसिटिक अम्ल का सामान्य अणुभार कितना है 60, और हमने पाया कि उसका अणुभार बदल गया है। तो हमने जब बदला हुआ अणुभार देखा, वो कितना है बेटा 120, यानी कि ये 1/2, तो आई का मान इसमें 1/2 हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है, आई का मान गणना करने का। पर इससे सरल तरीका है नीचे वाला, तो नीचे वाला ज्यादा आसान है आई का मान ज्ञात करने के लिए। तो पहले काम करो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताऊंगा आई का मान कैसे निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग प्लीज। हाँ बेटा, बता रहा हूं आपको आई का मान एक और तरीके से, सिंपल तरीके से बताता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलो, ये जो नीचे वाला तरीका है ये थोड़ा सरल है। अब मैं नीचे वाले तरीके से बताता हूं, ये वाला फॉर्मूला कि आई का मान कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, आई का मान कैसे निकालते हैं मैं आपको नीचे वाले तरीके से समझाता हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। हाँ, अब चलो मैं आपको दिखाता हूं बेटा आई का मान कैसे निकालेंगे। तो आई का मान निकालने का तरीका है कि जब कोई विलेय किसी विलायक में जाता है तो या तो टूट जाएगा या तो जुड़ जाएगा। गौर से सुनना, जब कोई विलेय किसी विलायक में जाता है तो या तो वो टूट जाएगा या तो जुड़ जाएगा। तो विलायक में जाने से पहले अणु की संख्या कितनी थी उसको नीचे लेते हैं, नीचे में, और विलायक में जाने के बाद अणु की संख्या कितनी हो गई उसको ऊपर में लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी विलेय विलायक में जाने से पहले उसकी संख्या कितनी थी, अणुओं की संख्या कितनी थी, वो नीचे रहेगा, और कोई भी विलेय विलायक में जाने के बाद टूट गया या जुड़ गया तो अणु की संख्या तो बदल जाएंगी ना, तो अणु की संख्या बदल के कितनी हो गई उसको ऊपर में लेंगे। अब कैसे निकालते हैं मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, गौर से देखिएगा। ये देखो बेटा, अरे हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, पहला उदाहरण है बेटा NaCl का। NaCl को जब हम पानी में डालते हैं, तो NaCl दो हिस्सों में टूट जाता है। तो आई का मान कितना हो जाएगा, तो बेटा यहां क्या लिखा है, नीचे में क्या लेते हैं, ये विलायक में जाने से पहले एक था और विलायक में जाने के बाद अब ये 2 हो गए, तो बेटा इसका आई का मान हो जाएगा कितना 2, इसका आई का मान हो जाएगा 2। ऐसे निकालते हैं आई का मान। ठीक उसी प्रकार मान लो हम K2SO4 को ले लेते हैं। बेटा K2SO4 जब जल में जाता है तो ये इस तरह से टूट जाता है, 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन। मैं पिछले क्लास में आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी यौगिक को कैसे तोड़ते हैं, मैं पिछले क्लास में आपको सिखा चुका हूं। तो बेटा आई का मान इस बार कितना होगा जी, तो बेटा टूटने से पहले ये पूरा 1 था और टूटने के बाद कितना हो गया 3, पोटेशियम 2 है और सल्फेट 1, तो आई का मान कितना हो गया 3। वेरी गुड, एकदम सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं,
अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं हम लोग Na3PO4, तो बेटा इसको जल में डालोगे तो क्या बनेगा? तीन सोडियम के आयन और एक फॉस्फेट का आयन। तो बेटा आपको दिख ही रहा होगा आई का मान कितने होने वाला बेटा? 4। आई का मान कितना होने वाला है? 4। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने एसिटिक अम्ल ले लिया। बेटा एसिटिक अम्ल को अगर आप पानी में डाल दोगे तो एसिटिक अम्ल टूट के 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, CH3COO- और H+, ऐसे टूटता है एसिटिक अम्ल। तो बेटा आई का मान कितना हो जाएगा? 2 पार्टिकल बने तो आई का मान क्या हो जाएगा? 2। लेकिन वहीं पर अगर आपने एसिटिक अम्ल को, एक मिनट, हाँ, अगर आप एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डालोगे, बेंजीन में, तो बेटा 2 एसिटिक अम्ल जुड़ के एक हो गए थे। आपको याद होगा कुछ देर पहले मैंने बताया था, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से 2 एसिटिक अम्ल जुड़ के एक हो गए थे। तो आई का मान कितना हो जाएगा जी? तो बेटा आई का मान कितना हो जाएगा? शुरू में ये थे 2 और अब कितना हो गया? 1। तो याद रखो कुछ देर पहले ही जब मैंने इस माध्यम से बताया था तभी उतना ही आया था, याद है? इस माध्यम से बताया था तभी उतना ही आया था। कितना? ये देखो दिख रहा है, ओहो, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ये मैंने बताया था 1/2 आया था, पहले भी 1/2 आया था, तो ये वही है। एक मिनट, तो कुछ देर पहले भी मैंने इसको बताया था आपको, ये उतना ही था। हाँ, तो वापस आते हैं। कुछ देर पहले इसको मैंने ऐसे किया था। कैसे किया था याद दिलाऊं? कैसे किया था याद दिलाता हूं। एसिटिक अम्ल में कैसे होता बेटा? सामान्य अणुभार 60, बदला हुआ अणुभार 120, तब भी 1/2 ही आया था, तो ये मैंने उसको लिख दिया। पर सरल तरीका क्या है? ओहो, सरल तरीका क्या है? ये ज्यादा सरल है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। बेटा बेंजोइक अम्ल को जब हम बेंजीन में डालते हैं तब भी 2 बेंजोइक अम्ल जुड़ के एक हो जाते हैं। तो इस बार फिर से आई का मान दिख रहा है, क्या हो जाएगा? 1/2। एक और एग्जाम्पल, अगर आप फिनॉल को लेते हैं तो 2 फिनॉल भी जब बेंजीन में जाते हैं तो बेंजीन में जाते ही 2 फिनॉल के अणु एक हो जाते हैं। तो फिर से यहां पर आई का मान कितना हो जाएगा? 1/2। अब बेटा इन सब एग्जाम्पल को देखने के बाद अब कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा? ओह,